बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दो टोक और मैं हूं मलिक ज़ाफ़रान एडवोकेट। आपसे गाए बगाए कानून के मुतल्लिक जो है वो बातें होती रहती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह हमदानी साहब, सीनियर एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल। आज हम बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, मुआहदा क्या है, और जब कोई मुआहदा होता है तो वो जायज़ मुआहदा क्या है और उसकी क्या शराइत होती हैं, और जो मुआहदा हम जब करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मौजूदा दौर में प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो अपने अरूज पर है। हम रोज़मर्रा हमारा मुशाहिदा है कि अदालत में लोग जब आते हैं अपने मसाइल लेकर तो वो करोड़ों की अपनी जो रकम है वो कहीं इन्वेस्ट करके आते हैं, लेकिन उन्हें मुआहदा करने का सही तरीका नहीं पता होता और बाज़ दफ़ा वो अपनी कीमती रकम से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी। आज हमने आपको ज़हमत दी है शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुआहदा क्या होता है और मुश्तरी और बाया कौन होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाफ़रान साहब, आपका शुक्रिया। आपने एक ऐसे मौजू पे आज हमें दावत दी है कि जिसमें आम रोज़मर्रा के मसाइल, लोगों के आम देहातों में रहने वाले अनपढ़ लोगों के मसाइल, इन मुआहदों की बुनियाद पे ये आगे मसाइल और आगे मुकदमाबाजी चल रही है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि समझना ज़रूरी है कि मुआहदा क्या होता है। मुआहदा एक तहरीरी भी हो सकता है, ज़बानी भी हो सकता है। अब चूँकि टाइम बीइंग टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, लिटिगेशन भी बढ़ रही है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो पहले 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 तो अगर 100 साल पहले कहें तो 3 बंदों के दरमियान तय पाने वाला जो एक अहद होता था वो भी वायदे की शक्ल होता था। लेकिन माबाद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो लेवीज़ हैं अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्टाम्प पे लिखा जाए, ये कंडीशन आ गई। अब स्टाम्प भी कितने का हो वो भी एक कंडीशन आ गई। फिर मुआहदे की सूरत में कि कौन कौन से लोग मुआहदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात जनाब के गोशगुजार करूँगा कि मुआहदा सिर्फ बालग आदमियों के साथ हो सकता है, मुआहदा नाबालग के साथ नहीं हो सकता, मुआहदा फ़ातरुल अक्ल के साथ नहीं हो सकता, गैर कानूनी मुआहदा नहीं हो सकता। अब उसकी कंडीशन क्या है गैर कानूनी मुआहदा, कि दो बंदे चोरी करें, स्टाम्प पे लिखें कि हम चोरी कर रहे हैं और आधी आधी करेंगे, तो वो भी एक गैर कानूनी मुआहदा है, काबिल अमल नहीं है, अदालतों में उसकी कोई नहीं हो सकती। फिर ऐसे एक आम जो रोज़मर्रा के मसाइल में एक ये भी है कि कुछ लोग शादियों के मौके पे कि ये लिखवा लेते हैं कि दूसरी शादी नहीं करेगा करेगा या करेगा, तो या कंडीशन लगा देते हैं, ये भी एक गैर कानूनी मुआहदा है, काबिल अमल मुआहदा नहीं है। इसी तरह एक मुआहदा लिखा जाता है कि अगर तू मुझे कत्ल कर दे तो मैं अपना कत्ल तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ये भी एक गैर कानूनी मुआहदा है। मुआहदे में सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आप एक शराइत तय करते हैं, फिर उसमें आपकी आज़ाद मर्ज़ी होनी शामिल है, फिर उसकी जो कंसिडरेशन है, वैल्यू है, कीमत है, आपके दरमियान क्या मुआहदा तय पा रहा है, वो लिखा जाना और तय होना ज़रूरी है। ये सारी बातें पहले तय होती हैं। अदरवाइज़ एग्रीमेंट इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, नॉट क्रिएट एनी राइट, यानी कि मुआहदा जो है कोई हक़ मलकियत नहीं देता, उसकी कोई अदरवाइज़ कोई सबूत नहीं है। ये एक यादाश्त है जो आम लोग जो पहले ज़बान के पास रखते थे उनसे नहीं होता था। अब चूँकि एक बाज़ औक़ात कीमतें ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने वादे से फिर जाते हैं, इसलिए एक तहरीरी शक्ल में इसको कर दिया गया। जो आप मुआहदा करते हैं, मुआहदा आपका पहले तय पा जाता है, इसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट की सूरत में, एक तहरीर की सूरत में आप लिखते हैं, उसको मुआहदा कहते हैं। अब हमारे जो आम सादा लोग हैं, देहातों के रहने वाले, कहते हैं फ़लाँ ने स्टाम्प लिख के दे दिया जी, 100 साल पहले लिखा हुआ है जी। वो पहले सबसे पहले तो देखना है जो आप मुआहदा कर रहे हैं जिस ज़मीन के बारे में, क्या वो उसकी मलकियत है। अगर वो ओनर है तो मुआहदा कर सकता है। मैं रेलवे शाह साहब, यहाँ मैं गुस्ताखी माफ़ आपको थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना इसको कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। आप ये समझे कि मैं आपसे जगह खरीद रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपने कहा है और कानून के मुताबिक कि मैंने ये देखना है कि आपकी वहाँ पर मलकियत है। फिर आजकल जो हम देख रहे हैं कि जब एक मुआहदा होता है तहरीरी शक्ल में, वो कब्ज़े की बाउंड्रीज लिख दी जाती हैं कि ये जगह मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह से फ़लाँ फ़लाँ नंबर से दे दी है। तो जबकि आजकल जो इंतकाल होता है वो खेवट से हो रहा है, नंबर खसरा से नहीं होता। तो उस मुआहदा की क्या हैसियत है कि एक बंदा जो बाकी मालिक हैं, ओनर हैं, उनकी कंसेंट के बगैर
मुश्तरी को लिख के देता है कि मैं फ़लाँ जो है एक स्पेशल जो पोर्शन है वो मैं इसको फ़रोख्त कर रहा हूँ और इतनी मैंने पेमेंट ले ली है, उसका आगे अदालत चल के उसका क्या नतीजा निकलेगा? अब मेहरबानी, ये सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो जगह आपको बेच रहा है और जो बंदा ख़रीद रहा है उसमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस है। यानी कि पहले आप देखें कि कितनी जगह, कितने मरले, कितनी कीमत में आप ख़रीद रहे हैं, पहले ये तय होगी। फिर ये देखना है कि क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो मालिक है, कागज़ात माल में, पटवारी के रिकॉर्ड में क्या वो मालिक है। अगर मालिक है तो बेच सकता है, मालिक नहीं है, जैसे पुराने अभी चकवाल शहर में और बाकी लोगों के अंदरूनी शहर काफ़ी मसाइल हैं कि एक नस्ल दर नस्ल कब्ज़ा आ रहा है, मलकियत नहीं है, PT1 है, PT1 के तहत आगे कब्ज़ा आ रहा है और बेच रहे हैं। सबसे पहले ख़रीदार ने ये देखना है क्या वो मालिक है, और मालिक अगर है कागज़ात माल में, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट में, इवन PT1 इज़ ए नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, वो मलकियत का सबूत नहीं है। PT1 भी, इवन बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वाटर सप्लाई का बिल है, वो भी हक़ मलकियत नहीं देते। तो आपने सिर्फ देखना है कि क्या उसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट में मलकियत का सबूत क्या है, उसके मुताबिक आपने लेना है। मसलन अगर वो मालिक है तो फिर आप उससे मुआहदा आपका सही होगा। अगर मुआहदा वो मालिक ही नहीं है, आपसे लिख के देता है, वो काबिल अमल मुआहदा नहीं होगा। आप क्या मशवरा देंगे कि जो आदमी इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, जगह खरीदता है और वो फीसेस से बचने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए वो सिर्फ स्टाम्प पेपर पर इत्तफाक कर लेता है, तो उसके हकूक जो हैं वो स्टाम्प पेपर पर ख़त्म हो जाते हैं? उसे अमल दरामद नहीं करवाना चाहिए या करवाना चाहिए? मैं थोड़ा सा, चूँकि हमारे गाँव में एक मुआहदे तय होते हैं और फिर जाके आगे काबिल अमल इंतकाल होता है, रजिस्ट्री होती है या कोई वसीका लिखा जाता है। वसीके को आजकल एग्रीमेंट के तौर पे भी देखा जा रहा है। एग्रीमेंट जो होता है, कोई मुआहदा बै, सेल एग्रीमेंट, मुआहदा बै, पहली तो बात यह है कि वो 3 साल के लिए काबिल अमल है, अदरवाइज़ उसकी कोई लीगल कानूनी कोई हैसियत नहीं है। वो भी इस तौर पे कि अगर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको क्या रिलीफ दे सकती है। बेहतर, सबसे बेहतर यह है कि आप ये तमाम वैसे जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र हैं वो तो है, आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप इंतकाल करवा सकते हैं, आप कोर्ट में आके डिस्प्यूटेड मैटर के बारे में मुआहदा तय करके, कीमत तय करके एक डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये 3 मोड है। आगे फिर हिबा एक मोड है कि मुझे खिदमत के एवज़ दिया जा रहा है, एक तबादला है, मैं फ़लाँ जगह के बदले में जगह ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो अपनी जगह पे। लेकिन सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे ना मेरे दोस्त ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसकी सेक्शन 54 है, और उसके मुताबिक आप कोई भी 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का कोई मुआहदा करेंगे तो वो आप रजिस्ट्री करवाएं, तो सबसे पहले रजिस्ट्री करवाएं। अब एक और बात पूछी गई कि इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है। इंतकाल एक ओनरशिप की ट्रांसफ़र है दूसरे के नाम, एक मोड है, दरमियानी मोड है, एक मालिक से दूसरे मालिक तक जगह पहुंचाने के लिए उसको इंतकाल कहते हैं। इंतकाल जब तक अमल दरामद नहीं होगा कागज़ात माल में, फ़र्ज जमाबंदी में, रजिस्टर हक़दारान ज़मीन में, तो उस वक़्त तक उस इंतकाल की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब जब अमल दरामद हो जाएगा तो फिर वो उसके स्टेप इन शूज़ करेगा, जहाँ जिस हैसियत का, जितने शेयर का, हिस्से का वो मालिक है, वो अपनी जितनी मलकियत ट्रांसफ़र करेगा। अगर एलिजिबल है, मालिक है, तो इतने बेच सकता है। 10 मरले का मालिक है तो 11 नहीं बेच सकता, वो ज़्यादा जैसा हो जाती है। एक और बात पूछी गई खाते में से, चूँकि हमारा प्रॉपरली लैंड रेवेन्यू एक्ट डिवेल्प नहीं हो रहा, जैसे उसकी जो है नहीं हो रही, मौजूदा हालात से वो मुताबिकत नहीं रखता, वो नहीं रखता, उसको नई तरमीम करने की ज़रूरत है। मसलन 100 कनाल का एक खेवट है, बंदा 100 कनाल में से 10 मरले का मालिक है और मखसूस जगह पे उसका कब्ज़ा है। एक अगर उसके 10 नंबर खसरे हैं, उसमें से 1 नंबर खसरे का 10 मरले का हिस्सा है, जाना तो मुश्तरी ने, जो ख़रीदार है, उसने स्टेप इन शूज़ करना है, उसकी जगह पे जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो खाते में हिस्सेदार है, तकसीम के बगैर वो मखसूस हिस्सा ले नहीं सकता, रजिस्ट्री में आप दरबा लिखवा नहीं सकते। तो इसलिए ये इसको एक तो इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट को तरमीम की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद डिवेलपमेंट होनी चाहिए ताकि ये तनाज़ात जो अदालतों में आ रहे हैं, दिन ब दिन आ रहे हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। एक तो उसकी वैल्यू ज़मीनों की बढ़ रही है, मैं समझता हूँ उस वजह से हर बंदा ग्रीडी हो रहा है, लालची हो रहा है, अपने वादे का पास नहीं रख रहा, इस वजह से भी हो रहा है। दूसरी हमारी नाकस तहरीरें, चिट पे लिख दिया है जी, अब हम देखते हैं चकवाल में सुनहरे चिट्टे सफ़ेद कागज़ पे लिख के देते हैं, कहते हैं मुआहदा हो गया है। तो वो एक उसको जो है वकला साहबान से गाइडेंस के बाद और एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने के बाद ये सारी बातें होनी चाहिए। और जो तहरीर लिखी जाए
और उसका पास रखने के लिए भी एक बाकायदा कानून ज़ाब्ते के तहत उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है, रजिस्ट्री, इंतकाल, यही दो शाह तरीके। साहब, एक जो वैलिड मुआहदा है जो दो फ्रीकैन के दरमियान होता है कानून के मुताबिक, अगर एक फ्रीक उससे मुनहरफ होता है तो दूसरे फ्रीक के पास क्या रेमेडी है? वो अदालत में आके उसमें एक सेक्शन 12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, इस मुआहदे की तकमील के लिए अदालत में दावा दावा दायर कर तामील सकते हैं। मुख्तस उसके जिसे लिए है। टाइम लिमिटेशन है 3 साल। 3 साल के बाद वो मुआहदा पीस ऑफ पेपर है, उसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं है। 3 साल के अंदर आपको आना पड़ेगा उस कोर्ट 3 में। साल के अंदर आपको उस कोर्ट में आके परफॉर्मेंस करनी चाहिए कि ये मुआहदे की तकमील नहीं कर रहा। लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि पहले वो वैलिड मुआहदा हो, तमाम पहले शराइत तय कानूनी हों। मुआहदा हो, जायज़ मुआहदा हो, दबाव में ना हो, अक्ल बालग के साथ मुआहदा हो, नाबालिग के साथ ना हो, ये सारी शराइत वो बिला जबरोकरा जिसे बोलते बिला हैं, और या दोनों वो की अकल और रजामंदी से वो मुआहदा हुआ, फिर अगर कोई मुनहरफ होता है तो फिर कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज थैंक आपसे यू, बड़ी थैंक यू जी, सैर आपका हासिल जो शुक्रिया। गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह ये जो है हमारा सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया इंशाल्लाह, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।